राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार, और बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस और राहुल गांधी पैर पसार रहे हैं, उनकी यात्रा होने वाली न्याय संवाद यात्रा, उससे क्या आरजेडी असहज हो रही है? क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए खतरे का निशान है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा संजय यादव, जो कि तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, राइट हैंड माने जाते हैं, उनको लेकर आरजेडी का एक धड़ा असहज क्यों रहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही आज बिहार में सबसे बड़ी चर्चा जो है एक म्यूजिक वीडियो को लेकर है, जो कि बीजेपी ने लॉन्च किया है, उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के बारे में है, उसमें तमाम घोटालों का जिक्र किया गया है, उसकी कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी, और मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो भाई, ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, न्याय संवाद यात्रा, जो कि कल से शुरू हो रही है बिहार में, इसके बारे में बताइए। और कैसे जो तमाम राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि भाई ये सब जो हो रहा है कांग्रेस द्वारा, वो लालू यादव और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, आपको एक बात बताएं कि दरअसल दोनों के बीच की लड़ाई क्या है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और अगर लड़ाई नहीं है तो तेजस्वी यादव को नेता क्यों नहीं माना जाए? ये बड़ा सीधा सा सवाल है। बिल्कुल। जैसे एनडीए चीख चीख के कहती है ना कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़े, तो वहां भी एक बात को लेकर के कंफ्यूजन है, मुख्यमंत्री कौन हो जी। लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे, नेतृत्व तेजस्वी यादव का होगा। पर यहां पर तो बहुत चीज क्लियर नहीं है महागठबंधन में, और क्लैरिटी किस में नहीं है? तो कांग्रेस और आरजेडी में नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसकी बड़ी वजह क्या है कि आरजेडी दरअसल कांग्रेस को 40 सीट देना चाहती है। आप जान लीजिए, मैं सीधे शब्द में ज्यादा इधर उधर घुमाना नहीं चाह रहा हूं। आरजेडी की मंशा 40 सीट देने, 60-70 छोड़ दीजिए। हाँ, पिछले बार 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, आरजेडी बिल्कुल नहीं देना चाहती है। और कांग्रेस की मंशा ये है कि 70 से 10-5 कम कर लो और हमको सीट दो और मनचाही सीटें दो। तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच की लड़ाई यही है। आरजेडी कहती है 2020 का परफॉर्मेंस देख लो, आपको 70 दिया था, आप 19 जीते थे। कांग्रेस कहती है कि 2020 का परफॉर्मेंस क्यों देखते हो, 2019 का भी देख लो और 2024 के लोकसभा चुनाव का भी देख लो, तुमसे बेहतर हमारा स्ट्राइक रेट है, तो हमें कम सीट क्यों दे रहे हैं? तीसरी बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ा कंटेंशन है, जो लड़ाई है, वो ये है कि कांग्रेस कहती है तेलंगाना मॉडल पर जातीय जनगणना, जो कि एक साइंटिफिक तरीके से की गई है, उसमें हर चीज पूछा गया है और उसके आधार पर जातीय जनगणना हो, और जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको भागीदारी मिले। और कल यही बात कन्हैया कुमार समझाने का प्रयास कर रहे थे। अब समझिए, जातीय जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव पहले ही अपनी पीठ थपथपा रहे कि मैं नीतीश कुमार के साथ था, तो जातीय जनगणना मेरी वजह से हुआ, ये तेजस्वी यादव कहते हैं। और उस जातीय जनगणना को कांग्रेस सिरे से खारिज कर देती है, उसको फर्जी बता चुके हैं राहुल गांधी। तो ये जो सारे कंटेंशन है, जो दोनों के बीच में लड़ाई है, वो कैसे खत्म हो, ये एक बड़ा सवाल है। तो पहले तो कांग्रेस प्रयास कर रही है कि भाई महागठबंधन में बने रहना है, आरजेडी पुरानी एलआई है, उसके साथ बने रहना है, लेकिन महागठबंधन में बने रहने के बावजूद हमें आरजेडी पर पूरा प्रेशर देना, हमें यह दिखाना है कि हमारे पास भी ताकत है, और इसलिए हमें तुम ज्यादा से ज्यादा सीटें दो। आरजेडी को लगता है कि भाई ज्यादा सीट क्यों दे, अगर हम पिछली बार 70 नहीं दिए होते और लेफ्ट को 10-15 सीट ज्यादा दिए होते तो हमारी सरकार बन गई होती। आप समझ रहे हैं बात को? तो वो जो 15 सीट कम करने की बात, 20 सीट कम करने की बात सोच रही है आरजेडी, उसका फायदा लेफ्ट को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और एक आध और एलआई जुड़ेगा, वीआईपी उसमें बटेगा। और कांग्रेस का कहना है कि पिछली बार तो आपने हमें ठगा था, एन वक्त पे आपने सीटें दे दी, वो ज्यादा सीटें दे दी जिस पे महागठबंधन हमेशा हारती रही है। 70 में से 45 तो ऐसी सीटें हैं। दरअसल चुनाव तो हम 25 पर लड़े हैं, जिसमें हम 19 पर जीते हैं, और इसी बात की लड़ाई दोनों दल के बीच में
चल रही है। अब कांग्रेस में एक धड़ा है जो कहता है कि 50 से कम सीट आरजेडी देती है तो हमें अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। एक बड़ा धड़ा है जो कहता है अकेले कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए, कांग्रेस को आरजेडी के साथ लड़ना चाहिए। तो सवाल यह है कि कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला करेगा, इसके तरफ सबकी निगाहें लगी हुई हैं। अब राहुल गांधी बार बार बिहार क्यों पहुंच रहे हैं? राहुल गांधी बार बार बिहार पहुंच रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत दिखाना चाहते हैं। राहुल गांधी अब उस टैग से बाहर निकलना चाहते हैं कि कांग्रेस नाम की पार्टी है, चलाते लालू यादव, कांग्रेस नाम की पार्टी है, फैसले लालू यादव लेते हैं। अब उस आवरण से कांग्रेस बाहर निकलना चाहती है, इसलिए अल्लाह वरू ने कई तरह के मापदंड सेट किए हैं और जिसमें सबको जिसके हिसाब से सबको काम करना। 243 सीटों पर सर्वे भी हुआ है। वही मैं आपसे कह रहा हूं। दरअसल देखिए अब क्या है कि अब कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस देख लीजिए, राहुल गांधी 5वीं बार पहुंच रहे हैं, दरभंगा जा रहे हैं, स्टूडेंट से मिलेंगे। 62 टीम कांग्रेस की अलग अलग जगह पर न्याय संवाद यात्रा करेगी, छात्रों से कहेगी तुम्हारा सेशन लेट क्यों चल रहा है, पेपर लीक क्यों हो रहा है, जाति के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं है, एलकेजी से पीजी तक जो फीस है वो समान क्यों नहीं है। इन सब तमाम बातों पर कांग्रेस बात करेगी और इसी तरीके से कांग्रेस बेरोजगार शिक्षित युवा को अपने तरफ आकर्षित करेगी। कन्हैया कुमार चेहरा होंगे, बेहतरीन तरीके से बात करते हैं। तो इन सब चीजों को आगे रख करके कांग्रेस आरजेडी पर दबाव बनाना चाहती है। आरजेडी क्या दबाव में आएगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, अपने कैडर को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना जन समर्थन बढ़ाने की कोशिश में प्लान किसका है ये बताइए। दरअसल देखिए, राहुल गांधी की तरफ से हो रहा है या अल्लाह वरू जो उन्होंने यूनिट भेजी हुई है वो इस प्लान करके भेज रही है? देखिए एक बात, ये कांग्रेस के भीतर इन दिनों कन्हैया हो चाहे और भी जितने यंग ब्रिगेड हैं जो चाहते हैं कि 2029 में राहुल गांधी जीत जाए, तो 2029 का सपना दिखा रहे हैं राहुल गांधी को और इसलिए कन्हैया सरीखे नेता राहुल गांधी को कह रहे हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश में अगर आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी तो आप 2029 का लोकसभा चुनाव जीत नहीं पाएंगे। और उसी पकड़ को मजबूत करने के लिए ये सारी कवायद चल रही है। तो लड़ाई उसी बात की है। राहुल गांधी का इसीलिए टेंशन बिहार पर काफी ज्यादा बढ़ गया है। राहुल गांधी ज्योतिबा फुले पे फिल्म देखेंगे, दरभंगा जाएंगे, अलग अलग जगह पर जाएंगे और इस तरीके की यात्रा आपको अक्सर नजर आएगी। 60 से ज्यादा टीमें बिहार में काम कर रही होगी, केंद्रीय स्तर के नेता उतरेंगे, कांग्रेस अपनी ताकत दिखाएगी, जनाधार बढ़ाएगी और ये सब ताकत दिखाते हुए, जनाधार बढ़ाते हुए दबाव किस पर बनाएगी? आरजेडी पर बनाएगी। और दबाव बनाने की वजह क्या है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट दो, लेफ्ट से हमें कम कैसे करे, हमारी ताकत बहुत ज्यादा है, हमारे वोटर्स बहुत ज्यादा है। और दरअसल आरजेडी कहती है कि अरे हम तुम्हारे उस पे आने वाले नहीं हैं। आपको लगता होगा मुसलमान आपकी तरफ आ गया, लेकिन बिहार में मुसलमान हमारे साथ हैं। और आरजेडी को लगता है कि वक्फ संशोधन बिल के बाद अब मुसलमान फिर से बिहार में आरजेडी के साथ ही, बाद में कोई उसकी पसंद है, क्योंकि आरजेडी की ही टक्कर एनडीए से होगी। बड़ी पार्टी आरजेडी है, इसलिए आरजेडी के तरफ मुसलमान देख रहा। तो सवाल यह है कि कांग्रेस को भी अपने वोट बैंक को लेकर के कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आरजेडी को लगता है कि मेन पार्टी तो हम 144 सीट के आसपास पर हम लड़ेंगे। कांग्रेस को हमने पिछली बार हैसियत से ज्यादा सीटें दे दी थी, इसलिए हम सरकार नहीं बना पाए थे। कांग्रेस को लगता है हमारा असली जनाधार तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद बढ़ा है, इसलिए हम उसके हकदार हैं। अगर कम भी दोगे तो 50 से कम पे हम मानेंगे नहीं जी। और यही लड़ाई चल रही है। इसीलिए प्रेशर, काउंटर प्रेशर, बयान, काउंटर बयान, लालू प्रसाद का एक्टिव होना, तेजस्वी यादव की भी टोली 243 विधानसभा पर घूम रही है, अपने जमीन को परखने का प्रयास कर रही है और ये लगातार कवायद जारी है। इसमें क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस का एक धड़ा ये साफ मानता है कि 50 सीट से कम दिया जाए तो कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लग रहा है
कि अगर हमें रेस्पेक्टफुली सीटें ऑफर नहीं की गई तो हमें अकेले लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसीलिए कल आपने देखा कि 243 सीट पर क्यूआर कोड दे दिया गया है, राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, सब तरह की तैयारी की जा रही है और ये मैसेज दिया जाएगा कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है, हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, बात नहीं बनेगी तो हम कुछ भी कर सकते। बिल्कुल तो इसी तरह की लड़ाई चल रही। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पूरा जोर लगाए हुए है, तो ऐसे में ये देखने वाला होगा कि उस जोर को कैसे लेते हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव और उनकी पार्टी पर ये पॉजिटिव इफेक्ट डालता है या नेगेटिव, ये वक्त बताएगा। अब बात कर लेते हैं संजय यादव की। हम लालू यादव और तेजस्वी यादव के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो संजय यादव एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे हैं, राइट हैंड बनकर उभरे हैं तेजस्वी यादव का, और तमाम लोग उनकी राजनीति से या उनके उभार से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका हरियाणा से होना जो है कई बार उनके निशाने पर रहता है, उनका अचानक से उभार कई लोगों के निशाने पर रहता है, उनका राज्यसभा जाना लोगों के निशाने पर रहता है। तो आखिर संजय यादव से दिक्कत है क्या, एक धड़े को आरजेडी की? पंकज जी। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संजय यादव बहुत ताकतवर नेता है। वो तेजस्वी के राइट हैंड माने जा रहे हैं। और जहां तक सवाल है संजय यादव का, तो संजय यादव को लेकर के लोगों के भीतर एक फीलिंग है, आरजेडी के भीतर जो थोड़े मास बेस्ड लीडर हैं उनके भीतर यह फीलिंग है कि संजय यादव तो बिहार के हैं नहीं, तो उनको इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है। और तेजस्वी यादव संजय यादव पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। दरअसल पार्टी का चेहरा तो तेजस्वी यादव बन चुके हैं। अगर कोई लालू प्रसाद के जमाने को भी याद कर रहा है तो आप ये जान लीजिए कि लालू प्रसाद के जमाने में भी प्रेमचंद गुप्ता काफी पावरफुल थे। तो प्रेमचंद गुप्ता पावरफुल थे, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रेमचंद गुप्ता के समय में और भी आरजेडी में कई लीडर थे जिसको तेजस्वी यादव साथ लेकर चलने में कामयाब रहते थे। मतलब ये लालू प्रसाद यादव की आप कह लीजिए तो राजनीतिक कौशलता थी कि कई तरह के नेताओं को, कई जाति के नेताओं को अपने साथ एलाइन कर लेने में कामयाब रहते थे। वो कौशलता, वो निपुणता अभी तेजस्वी यादव नहीं दिखा पा रहे। या आप कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि लालू प्रसाद की पार्टी थी, लालू प्रसाद सीनियर मोस्ट लीडर थे, लालू प्रसाद के साथ जनाधार था, लालू प्रसाद के साथ तमाम सीनियर नेता, चाहे रघुवंश प्रसाद सिंह हो, चाहे जगदानंद सिंह हो, चाहे और कई नेता हों, वो उनके साथ चल पाने में फक्र महसूस करते थे। उन लोगों का विश्वास लालू प्रसाद में बहुत ज़्यादा था। अब स्थिति ये हो रही है कि कई ऐसे लीडर जो मास बेस्ड लीडर हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव को संजय झा, माफ करिएगा, संजय यादव और मनोज झा ने हाईजैक किया और जो मास बेस्ड लीडर हैं उनकी सुनी नहीं जाती। अगर आप बात करें, मैं 2-3 दिन से बात कर रहा हूं कई नेताओं से, तो जिस तरह के फीडबैक्स आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। आपको बता दूं कि 243 सीटों पर इन दिनों तकरीबन 5-6 नेताओं की टोली चल रही और हर 10 विधानसभा में एक टोली को सर्वे करना है, जाके घूमना है, देखना है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना, पार्टी का काडर कितना मजबूत है, नेटवर्क कितना मजबूत है, उसमें कितना उत्साह है, ये सब तरह की बातें चल रही हैं। तो दरअसल कई नेताओं से मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि कैडर में क्या है, तो लोगों का कहना है कि कैडर में उत्साह नहीं है। आरजेडी मजबूत इसलिए दिखाई पड़ती है क्योंकि मुसलमान के पास विकल्प नहीं है।
और इसलिए 19-20% वोट यहां हो जाता है, और लालू प्रसाद जिस जाति से आते हैं, यादव जाति, 14% हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर इसमें 15-20% वोट कटता भी है तो 30 से 32% सॉलिड वोट बैंक रहता है। बिल्कुल, और अपने आप में ये पर्याप्त बड़ा वोट बैंक है, पर जिताऊ नहीं है। हाँ, पर ये जिताऊ नहीं है और कार्यकर्ता में उत्साह नहीं है। तो जब आपका कार्यकर्ता उत्साहित नहीं रहेगा, और उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी के लिए पसीना बहाने वालों की पूछ नहीं, और संजय यादव को एक्यूज करने लगते हैं कि ये संजय यादव जब से बहुत ज्यादा ताकतवर हुए हैं, उसके बाद पार्टी का जो असली कार्यकर्ता है उसकी उपेक्षा हुई है। अब देखिए, आरजेडी में एक धड़ा है जो इस तरह की बात करता है, दूसरा धड़ा है जो घूम रहा है, अभी विधानसभा का सर्वे कर रहा है। वो कहता है कि भाई नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं, ये जो सर्वे चल रहा है उससे लोग खफा हैं, थाने में एफआईआर नहीं होता है, पुलिस रिश्वत लेती है, ब्लॉक्स में काफी रिश्वत लिया जाता है, लोग नीतीश को बदलना चाहते हैं, इसलिए तेजस्वी यादव जीत जाएंगे, ये एक धड़ा कहता है। लेकिन इन दिनों आरजेडी के एक नेताओं की टोली 10-10 विधानसभा घूम रही है और अपने कार्यकर्ताओं को परख रही है, समझ रही है, बात कर रही है। तो समझिए कि जहां जीते हुए विधायक हैं वहां 60 लोग आ रहे हैं, 65 लोग आ रहे हैं, ये तो बड़ी कम संख्या है। हाँ ठीक है, तेजस्वी यादव की सभा होती है तो 3-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन भाई कार्यकर्ताओं की एक टोली तो होनी चाहिए ना, कम से कम 65-70 की जो संख्या है ये तो बहुत कम है। तो बहुत कम है, तो इसकी वजह क्या है कि पार्टी के लीडरशिप के प्रति जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह नहीं, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी बनाना चाह रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम यादव से बाहर पार्टी निकल नहीं पा रही है, ऐसा आरजेडी के भीतर एक धड़ा का मानना है। तो सवाल यह है कि इन लोगों के बीच नाराजगी क्या है, तो इन लोगों के बीच नाराजगी ये है कि भाई बिहार में कई यादव हैं जो कि ताकतवर हैं, लोकप्रिय हैं, वोट ला सकते हैं, तो तेजस्वी यादव, संजय यादव को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दिए हुए हैं, मनोज झा को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों दिए हुए हैं। मनोज झा के पास तो कोई वोट बैंक है नहीं, और जब वोट बैंक नहीं है तो केवल भाषण देने से क्या होता है, और उस तरह की बात क्यों होती है, ये इस तरह की बात करते हैं। मैं हैरान था, और ये एक बात आपको बता दूं कि इस तरह की बात ऐसा नहीं आरजेडी में होता है तो बीजेपी में नहीं होता है, बीजेपी में भी होता है। कहा जाता है कि ये बड़े नेता हैं, उनके आसपास कौन है, ये आप देखिए। तो दरअसल ये जो कल्चर पार्टी में पनपा है, और दरअसल आरजेडी जैसी पार्टी जो कि गरीबों की, दलितों की, मजलूमों की, पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, अब उनको लग रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि ये भी कॉरपोरेट स्टाइल से गवर्न हो रहा है, और ये कॉरपोरेट स्टाइल से गवर्न हो रहा है तो दिक्कत यह है कि आम कार्यकर्ता नेग्लेक्टेड महसूस करता है, आम कार्यकर्ता नेग्लेक्टेड महसूस करता है, तो भाई पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी। अब कहते कहते कल मुझे एक सांसद महोदय ये कह गए, मैं नाम नहीं लूंगा, कि अरे संजय यादव तो हरियाणा के, अब वो ऐसे बेल्ट से आते हैं जहां संघ की तूती बोलती। तो ये बिहार के यादव और हरियाणा के यादवों में बहुत फर्क है। हरियाणा के यादव प्रो बीजेपी माइंडसेट के होते हैं, तो इस तरह की बात करने लगे। तो आप समझ लीजिए, इस बात से एक चीज तो बहुत साफ पता चलता है, और ये हम लोग जानते भी हैं कि संजय यादव बहुत ताकतवर हैं। संजय यादव के टैलेंट, उनके कैलिबर पे तेजस्वी को भरोसा है, और उन्होंने तेजस्वी यादव का भरोसा हासिल किया है, और भरोसा हासिल किया है इसलिए तेजस्वी यादव के फैसले में संजय यादव की बड़ी दखल होती है, और संजय यादव की बातों को तेजस्वी स्वीकार करते हैं। इसलिए कई ऐसे नेता पार्टी में हैं जिनको लग रहा है कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उसकी वजह संजय यादव, और इसलिए कई नेताओं की बात बाहर सामने आती है कि अरे भाई आरजेडी भी अब कॉरपोरेट स्टाइल में काम करने लगा है, वहां भी जनता की बात नहीं सुनी जा रही है, और ये सारी दिक्कतें बिल्कुल चर्चा का विषय बने हुए हैं संजय यादव
और तमाम लोग हैं आरजेडी में जो उनको पसंद नहीं करते हैं। कारण क्या है पंकज जी आपको बता रहे थे। एक और चर्चा का विषय आज बना हुआ है बिहार में, वो है म्यूजिक वीडियो जो कि बीजेपी द्वारा जारी किया गया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव को उसमें एआई के जरिए डांस करते दिखाया गया है और उसमें घोटालों का जिक्र किया गया है, चारा घोटाले का जिक्र किया गया है, इसके अलावा लैंड फॉर जॉब घोटाले का जिक्र किया गया है और इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस वीडियो को पंकज जी? ये म्यूजिक वीडियो जो आया है। जी हाँ, ये एक म्यूजिक वीडियो मुझे लगता है पूरा एआई तकनीक का सहारा लिया गया है और जिस तरीके से सीधा लालू यादव और तेजस्वी यादव पर अटैक किया गया है उससे एक बात तो बहुत जोर से समझ में आती है कि अब बीजेपी का रणनीति बहुत एग्रेसिव होने वाला है और बीजेपी ने सीधे सीधे लालू प्रसाद पर अटैक किया है, उनको चारा चोर बताया है, तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीधा आरोपी बताया है। तो सवाल ये है कि चुनाव से पहले आप देखेंगे इस तरह का फायर्स बैटल होगा, अब उधर से वो भी अटैक करेगी। अब देखिए सीज फायर पे सवाल उठेगा कि ऐसे वक्त पे सीज फायर क्यों किया गया, क्या हमने ट्रेड के लिए सीज फायर कर दिया। ये सारी बात तेजस्वी यादव भी करने लगे, उनकी पार्टी भी करने लगी है। आप देखेंगे अब एक दूसरा वीडियो आएगा आरजेडी के तरफ से जो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को एक्यूज करेगा, बहुत तरह का आरोप लगाएगा। तो ये बात बहुत साफ साबित करता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह की लड़ाई होगी, जमीन पर लड़ाई होगी, इंफॉर्मेशन वॉर होगा, परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी, नारों से अपने पक्ष में, हाँ उसकी झलक दिखाई पड़ गई है। मुझे लगता है ये सारे आरोप तो पुराने हैं, कोई नए आरोप तो है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव का अचीवमेंट क्या था उसको जनता अगर एक्नॉलेज करेगी तो तेजस्वी यादव फायदे में रहेंगे, नहीं तो तेजस्वी यादव नुकसान में रह सकते हैं। पर ये सारी बातें चारा चोर, लैंड फॉर जॉब, उसका असर क्या वाकई होगा ये इस चुनाव में साबित हो जाएगा। बिल्कुल, तो चुनाव करीब है, सबको इंतजार भी है कि उसमें क्या होगा। और उससे पहले मुझे लगता है इस तरह की रणनीति अपनाई जाती रहेगी। दोनों ही पार्टियों की तरफ से शुरुआत बीजेपी ने कर दी है जिस पर बिल्कुल संग्राम मचा हुआ है। मुझे लगता है धीमे धीमे तमाम तरह के रिएक्शंस भी आएंगे और अपडेट आएंगे, यूं ही आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।